जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो आज हम लोग यहाँ पर बीएड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट समझ में आएगी पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वो करना है। तो अगर बेसिक सी बात करें तो ये आपका परीक्षा प्रणाली एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं कि जैसे कि अभी प्रेजेंट का क्या है, प्राइमरी में क्या लेवल है, सेकेंडरी में क्या है और हम कैसे उसको और बेटर बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जो कि उसको बेटर बनने की राह में है। तो ये सारे क्वेश्चन का आपका जो है आज हम इसी का आंसर करने वाले हैं। तो ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक 2018 का है, एक 2022 का है। अगर हम MG KVP और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस की बात करें, उसके अलावा आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो वहाँ पर अगर आप में ये टॉपिक है तो आपके लिए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जो सबसे पहला काम आप करिए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ और आप तक वो ईजिली जो है रीच हो जाए। तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न आपका है वो है परीक्षा प्रणाली में सुधारों के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाया जा सकता है, इसका आपको वर्णन करना है। तो मतलब इसमें आपको रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रिफॉर्म के बारे में ये पूछ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग, अब इसमें आप पहले अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम उसके बारे में बताएंगे कि भाई एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इसको फिर हम रिफॉर्म करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। तो वो जब हम चेंज करेंगे तो फिर उसका क्या रूप होगा, क्या बदला प्रारूप होगा, उसके बारे में कंप्लीट आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भारत में परीक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो भारत की परीक्षा प्रणाली है, जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, अब देखिए इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हर एक विद्यालय आएंगे, लेकिन आपको जो इसमें अपने सेंटर में रखना है वो एग्जामिनेशन को रखना है कि छोटे बच्चों में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, बड़े में कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे, आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही और भी अगर प्रश्न है तो उसका आप उत्तर जो भी परीक्षा से संबंधित चाहे समस्या हो, सुधार हो, उसके लिए आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो देखिए परीक्षाएं संपूर्ण शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन या मूल्यांकन करने का साधन है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो एग्ज़ाम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एग्ज़ामिनेशन हम लेते क्यों हैं। तो ये एक शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन, जो हम सीखते हैं, जो हम कोई भी चीज़ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, जो विशेष रूप से जब वह विद्यार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित होती है, जो कि स्पेशली किससे संबंधित होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या आपका ईयरली एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपका पढ़ा हुआ अब आपको कितना समझ में आया, उसके माध्यम से शिक्षक आपका आकलन करते हैं कि भाई एग्ज़ाम देना वो रिटन है कि ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद आपके लेवल का पता लगाया जाता है कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आएँ। तो एग्ज़ामिनेशन सिंपल समझिए कि ये एज अ आप कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा साधन है, ठीक, जिसके द्वारा हम उसके परफॉर्मेंस लेवल को देख पा रहे हैं, उसके प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। क्लियर? ये एक टूल की तरह है, ठीक, जिससे कि टीचर के हाथ में ये एक ऐसा टूल है जिससे वो इवेलुएट कर पा रहा है कि बच्चे को जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसमें उसको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ यही परीक्षा के द्वारा ही नहीं होता है, और भी अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक। तो परीक्षा उन सब टूल में से एक टूल है। अब कुछ हम बेसिक बात करेंगे, जैसे भारत में प्राथमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली क्या है, शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को हमको इंक्लूड करना है। तो इसको आप चाहेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में खुद, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप अपने एग्ज़ाम में अगर जैसे आपको ज़रूरत है, तो अगर आपका पेज नहीं भर रहा है तो आप इसको और ब्रॉड करके कैसे लिख सकते हैं। तो भारत की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर हम लोग क्या मानते हैं कि भाई एक आपका 6 से 10 साल का बच्चा है, एक 11 से 14 साल का, क्लास 8 तक का आपका प्राथमिक स्तर की शिक्षा को हम मान रहे हैं। अब ये जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है इसमें भी जो है 2 तरीके से आएगा। ये एज को आप याद रखेंगे, 11 से 14 और 6 से 10 साल, 2 में मान रहे हैं, एक छोटे बच्चों वाला, एक उससे थोड़े बड़े वाला। भारत ये स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो एक प्री प्राइमरी होता है और एक प्राइमरी होता है। अब देखिए
अभी के जो आपके प्रश्न आएंगे 2024 से, तो वहाँ पर बहुत संभव है कि अब आपका करिकुलम बदल गया होगा, लेकिन प्रश्न यही है। तो जो आपका NEP 2020 है, आप चाहें तो उसको भी इंक्लूड करके बता सकते हैं कि भाई जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके तहत कैसे आपका 5334 का जो है वो बताया गया है। ये है 5334, यही तो है आपका फाउंडेशनल पीरियड में। अब पहले क्या था कि बच्चे को जो है 6 साल की उम्र से विद्यालय जाना था, किंतु अब क्या है कि बच्चे को 3 साल की उम्र से ही विद्यालय जाना है। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, ठीक। तो वही है कि अभी बच्चे का और पहले से ख्याल रखने की बात की जा रही है। तो प्री प्राइमरी में निजी स्कूल जो आपके होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल आपने देखा होगा कि वो किंडरगार्टन वाला, सरकारी ICDS जो आपका है, ठीक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आंगनवाड़ी के अंतर्गत आता है, वो ECCE, ये भी आपके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है आने वाला है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उसको जो है एक्टिविटी के माध्यम से खिला करके सिखाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी शिक्षण अधिक विषय केंद्रित होता है, ठीक। विषय केंद्रित मतलब सब्जेक्ट सेंटर हो जाता है जब वो प्राइमरी में जाता है। प्री प्राइमरी वाले में मतलब उसको खेल कूद हर विषयों से बस उसका ज्ञान कराया जाता है, मतलब जो उसका एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से उसको क्या कराया जाता है, इंटरेक्ट कराने की कोशिश की जाती है। अब हमारा जो है वो ये है कि भाई एग्ज़ामिनेशन के ऊपर लिखना है। तो जब हम ECCE मतलब जब आपका प्री प्राइमरी की बात करेंगे तो वहाँ सामाजिक विज्ञान की प्रारंभिक समझ के साथ साथ पढ़ने लिखने बेस, अगर हम बात करें तो जो आपका LSRW है वो प्री प्राइमरी में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अब ये LSRW क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुबोपल्ली, जो आपका बुनियादी कौशल होते हैं उन कौशलों को विकसित करने की यहाँ पर स्टार्टिंग में कोशिश की जाती है विद द एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षा लिखित भी हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है। छोटे बच्चों के क्लासेस में कुछ कुछ लिखने को दिया था और कुछ कुछ जो है बस टिक मारने वाला होता है। ये प्री प्राइमरी की बात रही। प्राइमरी में जो कि आपके सब्जेक्ट सेंटर हो जाता है, यहाँ पर भी लिखित या मौखिक मतलब परीक्षा दोनों प्रकार से छोटे बच्चों के लेवल पर जो आकलन होता है, प्रदर्शन का देखा जाता है, वो दोनों स्तरों पर देखने को मिलता है। तो ये आपके प्राइमरी स्तर पर थी, प्राथमिक स्तर पर था शिक्षण। अब माध्यमिक पर देखते हैं। 2 वर्षीय हाई स्कूल के साथ साथ व्यावसायिक कॉलेज भी शामिल हैं आपके इस माध्यमिक स्तर में जब हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं। तो एक है माध्यमिक, एक है हायर माध्यमिक या फिर हायर सेकेंडरी, ठीक। माध्यमिक शिक्षा देखिए, बोर्ड, कई सारे बोर्ड हैं जो इसको कराते हैं, जैसे राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, ठीक है, खुद राज्य सरकार का एक परीक्षा बोर्ड है। मैंने बोला ना कि हमें इसमें जो है सेंटर में आपको एग्ज़ामिनेशन को रखना है, परीक्षा प्रणाली को, तो आप जो बोर्ड की समितियों की बात करेंगे उन्हीं को पहले प्रायोरिटी देंगे जो कि आपके किस में है, आपके परीक्षा से संबंधित हैं। तो राज्य सरकार जितने भी भारतीय स्कूल हैं, जितने भी आपके स्टेट में हैं, वो हर स्टेट का अलग अलग SSLC होता है, ठीक। SSLC क्या है आपका, ये आपका सेकेंडरी स्कूल के लिए जो है एक गवर्निंग संस्था है या एक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलती है, ठीक। राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, ठीक, जो अधिकांशतः भारतीय स्कूलों को नियंत्रित करता है। दूसरा है CBSE का नाम हम सब ने सुना है, ठीक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी हमने सुना है। एक है आपका ICSE बोर्ड, इसका भी नाम बहुत सारे लर्नर ने सुना होगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये ICSE बोर्ड का है। नेशनल ओपन स्कूल बोर्ड, ये ऐसे हैं जो लोग की एग्जामिनेशन करवाते हैं उसके बाद हमने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक। तो ये बोर्ड के नाम आपको याद होना चाहिए। अब विश्वविद्यालय स्तर की बात करें कि भाई अब जो है ग्रेजुएशन और PG की बात होगी। पहले स्टार्टिंग में आपको ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न आपसे कुछ भी पूछे, सुधार के लिए पूछे या फिर समावेशन के लिए पूछे कि भाई कैसे उसको बेटर करेंगे, या फिर समस्या पूछे, उससे पहले आपको उसकी संरचना पता होनी चाहिए कि है किस किस लेवल पे भारत में है। तो प्राथमिक देख लिया, माध्यमिक देख लिया, बहुत ही कम शब्दों में मैंने उसको बताने की कोशिश की है। आप बुक से देख सकते हैं, कोई भी आप बुक पढ़ते हो आप उससे देख लीजिए कि उसको काफ़ी ज़्यादा बड़े में दिया है, बट मैंने चूँकि आपका जो कॉपी मिलती है एग्ज़ाम में वो लिमिटेड रहती है, अगर आप उसमें लिमिट में नहीं लिखेंगे और क्वालिटी कंटेंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स गेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए
बिल्कुल टू द पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको। विश्वविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा प्रणाली है वो स्नातक है और आपका स्नाकोत्तर है। स्नातक जिसको हम ग्रेजुएशन कहेंगे, अब ये बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका है। स्नाकोत्तर जो आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे आपका जो भी एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, ठीक, बीएससी कर रहे हैं, जो भी एमएससी कर रहे हैं, जो भी आपका है वो पीजी कोर्स के अंतर्गत आएगा। एमए, इस स्तर पर परीक्षाएं सत्र के अंत में होती हैं। अब ये देखिए, ये पहले का डेटा है कि सत्र के अंत में। अब न्यू एजुकेशन की बात करें तो हर जगह आपको सेमेस्टर लगाना ही लगाना है, बट प्रेजेंट की बात करें अगर अभी में दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ जगह जो है सत्र के अंत में होती हैं और कुछ में जो है आपकी सेमेस्टर में भी होती हैं और कुछ में हर महीने होती हैं, ठीक है, जिससे छात्रों में शारीरिक व मानसिक दोनों तनाव बढ़ता है। अब ये कह रहा है कि कुछ जो है अंत में कराई जा रही है और कुछ हर महीने ही कराई जा रही हैं, ऐसी भी हैं। तो इससे छात्रों में शारीरिक और मानसिक दोनों तनाव बढ़ता है। अब जो परीक्षाएं हैं जिसका मुख्यतः जिस पर हमको ध्यान देना है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली। तो वस्तुनिष्ठ कभी किसी किसी में जो है आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव भी होता है, किसी किसी में सब्जेक्टिव भी होता है। तो ऐसा हम कोई एक को नहीं कह सकते क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज अपना अलग अलग मानदंड रखी है, तो दोनों यहाँ पर होता है। प्रायोगिक परीक्षाओं का भी प्रावधान होता है आपके स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर से, ठीक, और इसके भी मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम के तरह जो है जुड़ते भी हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आपके क्वेश्चन में पूछा था ना कि उसमें क्या समस्याएं हैं, कैसे उसमें जो है हम सुधार करके और उसको बेटर बना सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। तो पहले बात ये उठनी चाहिए कि भाई सुधार की आवश्यकता क्यों है। अब ये जो आवश्यकता है इसी को आप बेटर करेंगे, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वही तो होगा। तो ये सुधार जो है उसकी नीड क्यों है वो समझ जाएंगे तो आप उसकी जो उन्नत कैसे बनाए शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन को, तो वो आप अपने से कर लेंगे। सबसे पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आप कोई भी पॉइंट लिखें, अगर आप बीएड में हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको एक जो है भावी शिक्षक या शिक्षिका के रूप में देखा जाता है, तो आपका सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि आप बच्चे को जो है एकदम सेंटर में रखें। उसको सेंटर में रख के अगर आप कोई भी पॉइंट सोचेंगे तो आप निश्चित ही सही दिशा में जाएंगे। तो जैसे ही परीक्षा प्रणाली की बात की जा रही है तो आप सोचिए कि बच्चे को बीच में रखना है। अब क्या आज की एग्जामिनेशन सिस्टम को देखिए, क्या वो बच्चे के केंद्र के हिसाब से है? तो नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे अभी ऊपर था कि हर महीने परीक्षा करा रहे हैं या फिर साल के अंत में करा रहे हैं, तो बच्चा पूरे टाइम तो पढ़ता नहीं है, लास्ट टाइम में पढ़ता है, उसके पास फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों बढ़ता है। तो ये बात हुआ। गुणवत्ता का अभाव, जैसा अभी कहा मैंने कि लास्ट सेशन में देना या फिर मौखिक में लेता है तो चीटिंग का भी वो हो जाता है। अब कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ करके करते हैं बट नहीं आता है मार्क्स, कुछ बिना पढ़े चीटिंग करके अच्छे से होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका असेसमेंट टूल है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो असेसमेंट टूल उस चीज़ का मेज़रमेंट नहीं कर पा रहा है कि जो अच्छा बच्चा है या जो नहीं पढ़ रहा है, दोनों का तो बराबर नंबर ले आ रहा है। रटने पर अधिक जोर, अब आप उसको लिखने वाला दे रहे हैं तो वो बस आंसर को रट ले रहा है, उसकी समझ विकसित नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अंकों की प्राथमिकता, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बच्चे के जो क्वालिटी है वो इस चीज़ से डिपेंड करती है कि उसका परसेंटेज कितना आया है, और वो परसेंटेज कैसे बनता है, इन्हीं अंकों के माध्यम से, जो दिखाता है कि अंकों की प्राथमिकता हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक। CAP का अभाव, अब ये CAP क्या है? CAP आपका कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे है आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष। आपने पढ़ा होगा कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, ठीक, क्रियात्मक, सॉरी, ये तीन जो आपके पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका अभाव होता है। अब ये देखिए, जब भी इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, संज्ञानात्मक जो पक्ष जिसकी बात कर रहा है, ये पक्ष जो है व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित होता है कि जैसे वो कितने अपने बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल का प्रयोग कर पा रहा है, इंटेलिजेंस का। भावात्मक मतलब इमोशन से समझिए, इसको रिलेट करिए इमोशन से। बच्चा उस चीज़ को कितना कनेक्ट हो पा रहा है, उस चीज़ से कितना जो है समझ पा रहा है, उसको
को कितना आत्मसात कर पा रहा है। साइकोमोटर क्रियात्मक, इसका अर्थ ये है कि बच्चा जो है वो क्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि सिर्फ उसको पढ़ाना ही नहीं है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर भी तो सीखना है, तो वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी सीखे और तब वो उसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा जब वो लर्निंग बाय डूइंग करेगा। सब जानते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग का ही साइकोमोटर है, तो इसका भी अभाव जो है आज की शिक्षा व्यवस्था में है और परीक्षा प्रणाली में भी है। परीक्षा प्रणाली में ऐसे ही प्रश्नों को डालते हैं जो रटने पर आधारित होता है, ठीक, उसकी समझ पर विकसित कम ही प्रश्न डालते हैं। भय, परीक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर परीक्षा को लेकर के बहुत डर होता है। कितनों का तो ऐसा होता है कि परीक्षा के टाइम तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेके भय है। अब वो भय क्यों है कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, क्योंकि पहले से ही मम्मी पापा सोसाइटी सबने बोल दिया कि तुम्हारा इवैल्यूएशन तुम्हारे अंकों से होगा, ये कारण है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली में दोष है। मानकीकृत परीक्षा प्रणाली, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज आपका जो है वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। प्रश्न पत्रों का जटिल स्वरूप, अब आप बच्चे पर देख लिया आपने, उसके कंप्लीट, तो बच्चों के बाद जब परीक्षा की बात हो, अब ये याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चा है जिसके बारे में आपने कंप्लीट बात बता दी कि भाई बच्चे को भय है, बच्चे को स्ट्रेस है, बच्चे को सब लोग ऐसे कह रहे हैं, फिर कुछ बच्चे से संबंधित उसके पर्यावरण से, सोसाइटी हो गए, पेरेंट्स हो गए, इनसे संबंधित। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में बच्चा देता क्या है, प्रश्न पत्र ही तो देता है। तो जो ये प्रश्न पत्र है, अब इस प्रश्न पत्र के ऊपर बात करते हैं। तो प्रश्न पत्र का स्वरूप बहुत जटिल होता है। उसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बच्चों के कई बार समझ में नहीं आते हैं, ठीक, और प्रश्न पत्र उनके योग्यता उसके अनुसार नहीं बनाए जाते हैं। 21वीं शताब्दी की उपयुक्तता, आज के समय में अगर हम देखें तो जो आपको चाहिए, एक बच्चे को एग्ज़ामिनेशन क्यों लिया जाता है, ताकि उसका लर्निंग प्रोसेस बेटर हो सके, राइट, ताकि वो नई नई चीज़ों को सीख सके। किंतु हमारे यहाँ ये चीज़ का किसी और तरफ ही चला जाता है। 21st सेंचुरी में जिस स्किल्स की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, क्लियर है, तो जो 21st सेंचुरी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अभी तो करिकुलम भी आपका प्रॉपर नहीं है। अब धीरे धीरे NEP 2020 में बहुत सारी नई चीज़ें जो अगर आपके ग्राउंड लेवल पे अगर हो जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कह सकते हैं कि डेवलपमेंट अपने एजुकेशन फील्ड में देखने को मिलेगा। किंतु पहले वो हो, उसके बाद तो 21st सेंचुरी की डिमांड के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अ टूल, वो सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, एक मीडियम है असेसमेंट करने का। किंतु वहाँ उसको एकदम ले लिया था कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा एग्ज़ाम है, बस बच्चे को रटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा बाकी जो इंटरनेशनल भी देखें तो उससे भी बच्चे का जो लेवल वो डाउन होता है। अवसाद और आत्महत्या, आप जैसे छोटे बच्चों के लेवल पे हम देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है। इसको अगर आपको समझना है ना तो आप इसको समझिए कोटा के माध्यम से। जी हाँ, कोटा जो आपका बहुत अच्छा जो है जाना माना शहर है, यहाँ पर अभी भी आत्महत्या के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि भाई तुमको पास ही करना है, तुमको करना ही करना है। अब इसकी वजह से बच्चों के अंदर वो भी क्या है, एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ही तो है जिसमें आपको पास करना है, जिसमें आपको मार्क्स लाने हैं। अब एट व्हाट कॉस्ट, तो वो बच्चा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है, कभी कभी डिप्रेशन में चला गया, कभी कभी तो सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी करते हैं। एट लास्ट मूल्यांकन, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये इतने सालों से चला आ रहा है, बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको इवेलुएट करे कि वो सही से हो रही है या नहीं, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ कि जब हम परीक्षा प्रणाली में जब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, निबंध वाले होते हैं, तो वहाँ पे बायसनेस भी आती है। कुछ लिखने पर वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर को कौन सा आंसर कितना बेटर लगा, न कि बच्चे ने किस प्रकार से एफर्ट किया। तो बच्चे के एफर्ट को वहाँ पर उतना उसमें प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो ये भी इसकी फॉल्ट है, दोष है इसमें। और इस वजह से हमें जो है एक परीक्षा प्रणाली जो हमारी अभी है, जो वर्तमान में है, उसमें जो है परिवर्तन की, उसमें जो है सुधार की आवश्यकता है। ये आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे आपको आगे अभी करना है। अब देखिए समस्याएं,
अभी तक हमने देखा कि उसकी आवश्यकता क्यों है, अब उसमें समस्याएं। जब भी आप समस्याओं का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे तीनों स्तर जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है, वो तीनों स्तर आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर जैसे वहाँ था प्राथमिक में प्री प्राइमरी और प्राइमरी, माध्यमिक वाले में एक आपका माध्यमिक था, एक उच्च माध्यमिक था, विश्वविद्यालय में एक स्नातक एक स्नातकोत्तर। अगर आप स्टार्टिंग में उन चीज़ों को नहीं लिखना चाहते हैं कि नहीं हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो जब आप समस्याओं के कॉलम में लिखेंगे तब आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख, ठीक। तो आप यहाँ पर भी समस्याओं के अंदर भी उसके 2 कॉलम बना करके लिख करके उसके बाद परीक्षा लिख दीजिए। वैसे वहाँ पे मैंने लिखा था ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि परीक्षा कैसे, वो आप ज़रूर से हेडिंग के तौर पे मतलब अलग से उसको जो थोड़ा पॉइंट आउट करेंगे तो वो होगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने ब्लैक से लिखा है ना, परीक्षा लिखित अथवा मौखिक दोनों रूपों में, तो ऐसे लिख करके उसके बाद जब आप समस्या वाले कॉलम में अगर लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ पर नीचे समस्या भी का एक कॉलम बना करके आप कर सकते हैं। 3 स्तर पे आपने लिख दिया। अब प्राथमिक स्तर पे देखिए क्या है, पास, फेल अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। सबको पता है कि क्या करते हैं कि या तो फिर आपके मार्कशीट जो आपको मिलेगी उसमें लिख देंगे आपका बच्चा पास है, फेल है, या फिर जो है उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण। वही पेन पेपर टेस्ट पर अधिक बल दिया जाता है, लिखने वाले पर अधिक बल दिया जाता है। जो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष है इसका अभाव देखा जाता है। बहुत ज़्यादा है तो बस रटने पर जोर दिया जाता है। तो ये परीक्षा प्रणाली में निहित जो है समस्याएं हैं, वर्तमान समस्याएं हैं प्राथमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नकल पर नकेल लगाना। ये बहुत अच्छा है और इसको याद भी आपको रखना होगा। नकल क्यों है, क्योंकि इस स्तर पर जो है, अब जो भी आप कहें एक क्लास में बच्चे भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी नकल के माध्यम से बच्चे आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी इसमें जो है हमारे देश की कमी है और हमें इसको सही करेंगे कि आज के समय में भी चाहे यूपी हो, बिहार हो और भारत के अन्य राज्य भी हैं, वहाँ पर नकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। कई जगह तो आपके 12वीं 10वीं 12वीं के पेपर में भी नकल होता है, जिससे बच्चे 90% और कुछ तो बिना नकल के उनको ही 90% दे दिया जाता है। तो ये स्थिति माध्यमिक स्तर पर है। इससे बाकी बच्चों का जो है वो मोराल डाउन होता है। तो इस पर भी सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो क्या है, नकल की। सरकारी विद्यालयों में भी प्रायोगिक परीक्षाओं की गंभीरता कम है। जैसे माध्यमिक स्तर पर आपके अगर कोई प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर ठीक है, नहीं भी बच्चा जाएगा तो भी उसको प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिया जाएगा। तो गंभीरता आज भी कम है। सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी आपके नए नए बोर्ड खुल रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी अलग अलग परीक्षा प्रणाली है। अब ये परीक्षा प्रणाली तो ये लोग अलग अलग रखते हैं, अलग अलग स्कूलों से बच्चा पढ़ के जाता है। जब वो यूजी में जाएगा, पीजी में जाएगा, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के परसेंटेज इनकेस अगर हम मान लेते हैं हाई है, यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज कम आता है। तो उस केस में जब आप कंपटीशन लेवल पे उतरेंगे तो सेम नॉलेज होने की वजह से, मतलब कि कैपेबिलिटी मान लेते हैं कि सबकी योग्यता एक जैसी है, सभी बच्चे एक काम को कर सकते हैं, किंतु मेरिट पे होने की वजह से जिसका ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा आगे निकल गया। तो वहाँ पर एक जैसी परीक्षा प्रणाली नहीं होने की वजह से सभी छात्रों का मूल्यांकन समान रूप से नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये इसी स्तर पर नहीं, ये आपके एजुकेशन के हर स्तर पे है। आप खुद सोचिए, आज आप जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीएड पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो कि आपके यूपी बीएड से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में हैं, कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस में जाते हैं, किसी न किसी कुछ प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कुछ जो है दूसरे जगह से, जैसे अगर हम बात करें बीएचयू से हैं, कुछ पूर्वांचल से हैं। तो सबको पता है परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया होता है। और बीएड आप इसलिए नहीं करें क्योंकि आप बहुत मतलब वो चाहते हैं, इसमें सभी मार्क्स पे बहुत ज़्यादा आपके डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपके मार्क्स से ही कई बार आपकी मेरिट भी बनती है, ये चीज़ सब लोग जानते हैं। तो जहाँ अच्छे नंबर मिले वहीं क्यों नहीं कराएं, बट क्वालिटी भी चाहिए, अच्छे नंबर के साथ अच्छा इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो कुछ ऐसे जगह हैं, संस्थाएं हैं जहाँ पे वो लोग नंबर बहुत ज़्यादा परसेंटेज देते हैं। नॉर्मल ही बच्चों को परसेंटेज ज़्यादा मिलते हैं और कुछ जगह अच्छे अच्छे बच्चों को भी परसेंटेज कम मिलते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट वहाँ पर जाकर देखने को मिलता है, जो कि बच्चे को भुगतना पड़ता है। तो ये एक लगाम में नहीं है कि भाई परीक्षा प्रणाली आप एक ही इवैल्यूएशन करें ना सारे बच्चों का जो उस क्षेत्र में है। तो ये भी अभाव है, ये छोटे स्तर पर है, इसको आप देखिए अपने स्तर पर भी देख सकते हैं। उच्च स्तर पर चुनौतियां, अगर उच्च स्तर पर कहें तो उच्च स्तर पर ज़्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर तो फिर भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आता, बट उच्च स्तर पे फाइनेंशियली जो है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है।
संसाधन उस हिसाब के नहीं है। तो देखिए इनका पहला तो प्रशासनिक चुनौतियां हैं। प्रशासनिक चुनौतियां मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस, कि उतने बड़े कॉलेज को, और आपको पता है कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज ले आते हैं अपने कॉलेज में या फिर किसी भी प्रकार के, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव करानी होती है। ठीक, उसके बाद भाई आप NCTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए तभी तो होगा। अभी बीएड है तो अगर बीएड किसी भी संस्था जिसमें भी आप करें, अगर NCTE द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो आपके बीएड की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए वो भी संस्था हमको देखनी है। तो ये भी उच्च स्तर पर देखिए चुनौतियाँ, पहला पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की कमी, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। परीक्षा की जानकारी व्यवस्थित रूप में नहीं मिलती है, मतलब कि एग्ज़ाम कब से होगा, कैसे होगा, जब मन किया कभी जुलाई में, जब मन किया अगस्त में भेज दिया। तो ये भी हालत बहुत ख़राब है और एक जगह से आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है। परीक्षा पत्र की पैकिंग, प्रिंटिंग, वितरण की गोपनीयता व अन्य सूचनाओं को व्यवस्थित करने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो कॉलेज लेवल पे आजकल तो आप जो है कंपटीशन लेवल पे भी देख रहे हैं कि गोपनीयता रह नहीं गई है। ठीक, पेपर आने से पहले ही पेपर सॉल्व हो जा रहा है, पेपर पहुंच जा रहा है। तो गोपनीयता की प्रॉब्लम तो बहुत है, कॉन्फिडेंशियल ये लोग रख नहीं पाते हैं। ढांचागत चुनौतियों की बात करें तो गैर तकनीकी विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचों की कमी, जो आपके नॉन टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनमें आज भी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। परीक्षा विभाग को अलग से कोई विभाग नहीं है। ये तो बहुत सारे कॉलेजेस में आज भी आप देखेंगे कि अलग से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो डील करे कि आपका एग्जामिनेशन किसका कब होगा, किस सेक्शन का कब होगा, टोटल जानकारी वहाँ से मिले। ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती हैं एट द हायर लेवल। संसाधन आवंटन, मतलब जो आपके रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं, छात्र पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, ये भी एक समस्या है कि जो बच्चे हैं वो एट द एंड, अभी एग्ज़ाम की डेट आ गई तब से वो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर पुस्तकों और प्रमुख पुस्तकों से पढ़ाई, मतलब हर पूरा की पूरा आपका करिकुलम नहीं पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह जहाँ उनको वो चीज़ मिलती है वो उसी को पढ़ते हैं, स्पेसिफिक किताबों को पढ़ते हैं। अब तो किताब भी नहीं पढ़ते, अब तो ऑनलाइन ही देख लेते हैं। परीक्षा का डर, परीक्षा का डर भी है कि उसमें बच्चे को डर लगा रहता है कि फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ऐसा अंकों की प्राथमिकता के कारण है। यांत्रिक विधि, पूरी तरीके से इन्होंने ये जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको मैकेनिकल बना दिया है। मैकेनिकल इन द सेंस क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को जो है प्रायोरिटी दी है। तो बच्चे को पता है कि उसको बस क्या करना है, उसको रटना है, उसको बस रोटिंग करनी है, रोट करना है, रोट करके जा करके जितना उसने खाया है उसको जाके एग्जामिनेशन में बाहर निकाल देना है। लंबी परीक्षा अवधि, कई बार जो परीक्षा की अवधि होती है वो लंबी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और कई बार एक एक जो है आपके दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट में भी बच्चों के पेपर कराए जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी हैं। इसके बाद कुछ घंटों में बच्चों का आकलन, जैसे 2 घंटे की परीक्षा है, 1 घंटे की है, 3 घंटे की, तो उस कुछ घंटे में उस पूरे के पूरे पेपर जो उसने साल भर पढ़ा है उसका आकलन किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। कई तरीके आपको यहाँ पर निकालने होंगे सरकार को जिससे कि बच्चों का आकलन किया जा सके। शिक्षा का गलत उद्देश्य, जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, जो थ्योरेटिकल उद्देश्य है, जो लिखित उद्देश्य है, उससे हटकर जब हम व्यवहारिकता में आते हैं तो वो उद्देश्य गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस उद्देश्य का पूरा जो है फोकस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अंक रहता है कि तुम जितना अच्छा अंक ले आओगे, तुम जितने अच्छे रटने वाले हो, तुम्हारे पास उतनी अच्छी क्षमता है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली, अक्सर देखा गया है कि हायर एजुकेशन से, माध्यमिक से ही जो परीक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरीके से सब्जेक्टिव कर दिया था मैक्सिमम जगह। तो निबंधात्मक होने की वजह से बच्चे के रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल पड़ता है, इसके बजाय कि वो समझ कर करे या कुछ इस प्रकार करे। और प्रश्न भी ऐसे ही दिए जाते हैं जो कि क्लोज एंडेड होते हैं बिल्कुल। सभी के लिए एक जैसा आकलन, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ा है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए। तो जब सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं तो सबके लिए आकलन भी एक जैसा कभी नहीं हो सकता। तो इसकी भी समस्या होती है आज की जो प्रेजेंट वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत। तो ये कुछ समस्याएं थी जो कि आज के जो है वर्तमान परिदेश में हम लोग देखते हैं अपने परीक्षा प्रणाली से संबंधित। पहले आप उसको अपने कॉलेजेस के हिसाब से बांटेंगे कि प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है और फिर विश्वविद्यालय स्तर। उसके बाद अन्य और क्या क्या समस्याएं हैं तो अन्य समस्याओं में आप इन सबको लिखेंगे। ठीक, अब सुधार की बात करते हैं कि भाई परीक्षा प्रणाली में निम्न सुधारों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाया जा सकता है। प्रश्न है आपका पूरा।
तो इसकी शुरुआत जैसे समस्या जहाँ से उत्पन्न हुई है, जो उसकी जड़ है, जड़ से ही आपको जो है समाधान करने की कोशिश करनी है। तो प्राथमिक से समस्या है तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा एक ही बात है, वहीं से हम इसको जो है क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इसके सुधार की। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा। अब परीक्षा कैसी होगी, अब ये देखिए, तो जो परीक्षा प्रणाली होगी वो आपकी सरल होगी क्योंकि वो बच्चे को हमको उससे एक परीक्षा से आपको वो नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ क्लास को पास कराना है। आपको देखना है कि जो उसकी समझ है वो विकसित हुई है नहीं उस करंट टॉपिक को लेकर के, तो उसको सरल बनाना है, लचीला बनाना है। मौखिक परीक्षा को भी आपको उसमें जो है क्या करना है, इंक्लूड करना है। कई जगह होता है ओरल टेस्ट भी होता है, फिर आपके 20 नंबर के क्लास टेस्ट भी होते हैं। तो मतलब जब बच्चे के समग्र विकास की बात हो रही है, तो जब आप उसका आकलन करें तो वो आकलन आप हर तरीके से करिए, सिर्फ एक तरीका नहीं, पेन पेपर नहीं है। इसके अलावा सीसीई की भी बात की गई है। अब सीसीई के ऊपर आप पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं छोटा सा शॉर्ट में बताती हूँ। इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस जो बताता है कि यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं कि एक तो स्कॉलिस्टिक, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कराइए, और को स्कॉलिस्टिक का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाहर भी अलग अलग क्रियाओं से, खेल के माध्यम से, योगा के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो सीसीई है उसमें कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, इसमें कहता है कि सिर्फ पेन पेपर की नहीं, आप हर प्रकार से बच्चे का असेसमेंट करिए, उसका इवैल्यूएशन करिए। इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब है कि आप बच्चे का जो है टाइम टू टाइम असेसमेंट करते रहिए, रेदर देन कि आप साल के एक बार लास्ट में कर रहे हैं या फिर बीच में कर रहे हैं। उसका बीच बीच में कई प्रकार से आप असेसमेंट करते रहिए, जिससे कि उसकी लर्निंग प्रोसेस जो है क्या होगी, बेटर होगी, और रटने से ज़्यादा वो चीज़ों को समझने पर भी जो है जोर देगा। ठीक इस प्रकार के मूल्यांकन की बात आपका सीसीई करता है। तो ये जो परीक्षा प्रणाली के लिए है सुधार, ये किस स्तर के लिए है, ये प्राथमिक स्तर के लिए है। आप चाहें तो प्राथमिक स्तर यहाँ पर हेडिंग डालकर भी उसके बाद आप ऐसे परीक्षा प्रणाली का ये लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर जो परीक्षाएं हो वो कौशलात्मक मूल्यांकन उनका जो है उद्देश्य होना चाहिए। कौशलात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि जो अलग चीज़ें हैं, जो आप उनके सब्जेक्ट से हटकर भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन में उनका काम साथ दे सकें, उन चीज़ों के भी मूल्यांकन को माध्यमिक स्तर पर रखा जाना चाहिए। अब इसमें पाठ्यक्रम भी है और सह पाठ्यक्रम भी है। पाठ्यचर्या जैसे कि जो उनका सिलेबस प्रेजेंट चल रहा है उसका तो आपको करना है, साथ में उसके अलावा कला, क्राफ्ट और भी जो अलग अलग चीज़ें हैं, सिलाई बुनाई, बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। अब इसमें अगर आप अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंक्लूड करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लास 6 के से ही आपका कोडिंग हो गया, और कुछ ना कुछ बच्चे को ऐसी स्किल ज़रूर सीखनी है जिसका कि उसके लाइफ में क्या हो, यूटिलाइजेशन हो पाए। माध्यमिक स्तर से ही प्रायोगिक परीक्षाओं की शुरुआत हो। ठीक, कई सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर माध्यमिक स्तर से नहीं होता है। बहुत 12th में बच्चे प्रायोगिक परीक्षा पहली बार देखते हैं, कुछ जगह तो वो ग्रेजुएशन में जाकर देखते हैं। तो हर स्तर पर जो है प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो आपके माध्यमिक स्तर पर शुरू हो जानी चाहिए, और इसको पूर्णतः गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। इसके साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके आधार पर भी देखना चाहिए। उसमें खेल कूद, दौड़, ये सारी चीज़ों को बच्चे के इस स्तर में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रह सके। ग्रेड प्रणाली को यहाँ पर वरीयता देने की बात की गई है कि जब आप माध्यमिक स्तर की परीक्षा को सुधार अगर करना है तो आपको ग्रेड प्रणाली को वरीयता देनी होगी, अंकों की प्राथमिकता को आपको हटाना होगा। अब उच्च शिक्षा में बात करें तो पहला तो इसमें प्रायोगिक परीक्षा में स्पष्टता आपको देना होगा। डिपार्टमेंट जो आपका एग्जामिनेशन का हो, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें। परीक्षा पत्र की सुरक्षा और गोपनीयता पर यहाँ पर आपको अधिक ध्यान देना है। किस स्तर पर, आपके उच्च शिक्षा पर, क्योंकि यहाँ पे उसको जो आपका प्रश्न पत्र है उसको गोपनीय रखना अधिक जो है आपके लिए सुरक्षा का विषय बन जाता है।
अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा प्रश्न था कि आप उसके सुधार हेतु क्या क्या जो है उसमें सुधार हम कर सकते हैं परीक्षा प्रणाली में। तो 1986 जो आपकी एनईपी, दूसरी एनईपी जो आपकी आई थी, पहली एनईपी 1968 में, दूसरी आपकी 1986 में, अभी जो 2020 की है ये आपकी तीसरी है। तो जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति है 1986 की, इन्होंने भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन, सिफारिशें दी थी कि भाई परीक्षा प्रणाली को कैसे और उन्नत बना सकते हैं, कैसे और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने CCE जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसकी अवधारणा को कहा कि इसको जो है प्रमोट करिए। जब आप कोठारी आयोग को देखते हैं 1964 to 66, उन्होंने भी CCE को प्रमोट करने की बात की थी। तो CCE को कहा कि भाई विद्यालय स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे वो आपका उच्च स्तर हो, हर स्तर पर CCE को लागू करिए। माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत करिए कि जैसे ही माध्यमिक स्तर आ रहा है, सत्र के अंत में परीक्षा न लेकर के आप बीच बीच में 6-6 महीने के आप 2 कर लीजिए, ठीक, या 3-3 महीने, सेमेस्टर में मेनली तो आपका 3-3 महीने पे ही होगा, तो 3-3 महीने की आप परीक्षाएं करवाइए, ठीक, ताकि बच्चे के ऊपर पूरा बर्डन न पड़े कि 10 चैप्टर एक बार में उसको पढ़ना और लास्ट में बस वो क्या करे, रटने पर जोर दे। प्रदर्शन का आकलन, अब जो बच्चे का परफॉर्मेंस होगा वो उसके अंकों पर नहीं, सीखने और सिखाने की किसी भी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो जो प्रदर्शन का आप आकलन करें वो अंकों के माध्यम से नहीं, बच्चे का थॉट प्रोसेस कितना डेवलप हो रहा है उसके लेवल पर, सिर्फ अभी तक जो बच्चा सीख रहा था माध्यमिक स्तर का या उच्च स्तर पर, वो किस पर था, मेमोरी लेवल पर था, सिर्फ और सिर्फ रटने पर बल दे रहा था, किंतु अब उसकी समझ विकसित करना है और धीरे धीरे जब वो उच्च में जाए तो उसके चिंतन स्तर को जो है क्या करना है, बढ़ावा देना है। परीक्षा में गुणात्मक सुधार शैक्षिक रणनीति का अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन में जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो भी आपके शैक्षिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। जैसे जब हम एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस मेथड का प्रयोग करना है, किस चीज़ से TLM का यूज़ करना है, उस केस में आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये भी देखना है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसको भी आप कैसे और इफ़ेक्टिव और सही तरीके से उस टूल का यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद परीक्षा प्रणाली के उद्देश्यों का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये भी बहुत आपका जो है सही है कि आपका जो परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि बच्चों को पास करना या फिर बच्चों के अंदर जो भी स्किल का डेवलपमेंट करना है, उसको फिर से हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में ये बच्चे के हिसाब से है, तो उसको पुनः निर्माण करना है। सब्जेक्टिव तत्वों का उन्मूलन करना है, मतलब कि ऐसे तत्व जो आपके बच्चे के उस परीक्षा परिणाम में बायसनेस लाने का काम करते हैं, उनको हटाना है। समझने पर जोर देना है, रटने पर नहीं। CCE लाना है तो वो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन सही से करें। अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग, जैसे ग्रेड को वरीयता देना है। माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना है। ये पूरी चीज़ें मिला जुला करके अंत में आप निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं और उसमें आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो ये तो NEP की बात रही ना कि आपका जो NEP 1986 था, दूसरी शिक्षा प्रणाली जो आपकी लाई गई थी, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो आपकी NEP ये आई थी ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं 1986, तो 1986 की जो NEP आई थी, दोबारा इसका एक संशोधित रूप आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। इसी को हम कहते हैं POA 1992। POA क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कार्य योजना, ठीक है। ये 1986 की ही शिक्षा प्रणाली का था, किंतु उसका संशोधित रूप, इसमें कुछ और पॉइंट को जो है अलग से डाला गया था जो कि ज़रूरत लगी, ठीक। तो अब उसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं उसको देखते हैं। अंतर संस्थागत समिति एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल कमिटी का गठन शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, अंतर संस्थागत समिति का गठन किसके सुझाव द्वारा था? तो ये POA 1992 के द्वारा किया गया था। IIC में जो आपका ये IIC क्या है? इंटर इंस्टीट्यूशनल कमिटी, ये जो आपकी अंतर संस्थागत समिति है ना, उसको IIC शॉर्ट में यहाँ लिखा है। में UGC जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, NCERT नेशनल
काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित राज्य स्तर के संगठन को शामिल किया जाए। मतलब ये जो हम अंतर संस्थागत समिति बना रहे हैं, इंटर इंस्टीट्यूशनल कमेटी, उसके अंतर्गत उसको एक बड़ा सा हम बनाएं और इसी के अंतर्गत हम किसको किसको लेकर आएँ, UGC को भी लेकर के आएँ, NCERT को भी लेकर के आएँ, AICTE को भी लेकर आएँ, माध्यमिक शिक्षा को भी लेकर आएँ और राज्य स्तर पे जो है सबको एक साथ अंदर लेकर के आए उस संगठन में, और फिर जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था कैसा परीक्षा प्रणाली को जो है सही रूप दे पाएँ। अब इसके लिए क्या किया गया, विभिन्न स्तरों पर बोध चिंतन स्तर पर भी जोर, केवल स्मृति पर नहीं। जैसा मैंने कहा ना कि जब हम पढ़ते हैं कि भाई कितने स्तर में है, तो पहला आपका है कि मेमोरी लेवल, ठीक है, कि जो आपके रटने वाला जो लेवल है, दूसरा है समझ और तीसरा है चिंतन स्तर। तो जब हम चिंतन और समझ को देखते हैं तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, अधिकतर बच्चे रटने पर ही रह जाते हैं, इस पर ध्यान दिलाना है। माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लानी है, ये हर बार कहा जा रहा है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए परीक्षा सुधार केंद्र स्थापित किए जाएं। हायर एजुकेशन जो है उनके लिए जो है एग्जामिनेशन को सही करने के लिए भी कुछ सेंटर्स बनाए जाएं कि जैसे उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। परीक्षाओं में नकल के लिए कानून, परीक्षा अपराधों के लिए सजा। अब देखिए जैसे नकल हमने देखा माध्यमिक स्तर पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो नकल पर नकेल लगाना है। तो जो बच्चे नकल कर रहे हैं पहली चीज़ तो उनको पनिशमेंट दिया जाए, ठीक, पनिशमेंट दिया जाए, और अगर वो गंभीर रूप से करते हैं तो परीक्षा अपराध भी उनके लिए लाए जाए और परीक्षा अपराधों के अंतर्गत उनको सजा भी दी जाए, ठीक। परीक्षा सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक मजबूत और समन्वित निगरानी तंत्र बनाए, ठीक, जो कि देख सके, सुपरवाइजरी जो आपकी सिस्टम है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सके कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो है सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके ऐसी नीति को बनाएं। सो इतना जो ये आपका पूरा है, ये आपका किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग था मैंने उसको आपको कंप्लीट बताया, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, अभी वर्तमान में क्या चीज़ें थी और क्या आवश्यकता है उसको बताया, क्या समस्याएं नहीं थे उनको बताया। उसके बाद सुधार में भी आपका NEP 1986 और POA 1992 की जो रिकमेंडेशंस थी परीक्षा सुधार को लेकर के, उनके बारे में जिक्र किया हमने। तो ये कंप्लीट आंसर जो है आपके उस प्रश्न में से कोई भी पूछे या कोई अगर अलग से भी प्रश्न है तो ही आपका ये उत्तर जो परीक्षा प्रणाली से संबंधित हो, उनकी समस्याओं से संबंधित हो, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। पहली बार चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।